हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट के कंटिन्यू सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। वही हॉस्पिटल अटेंडेंट फाउंडेशन क्लासेज, यानी कि जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक क्वेश्चन, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वहां से हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का वन बाय वन पॉइंट को कैचअप करने की कोशिश किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वन हमारे सामने है टर्मिनोलॉजी के अंदर प्लूरल इफ्यूजन। यहां से समझना प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है। जब हमारे फेफड़ों के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर पानी भर जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन। इसको हम हाइड्रोथोरैक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। मतलब क्या हो गया, यदि हम बोले तो बहुत सिंपल है, फेफड़ों में लंग्स, हाँ लंग्स या फिर फेफड़ों में लंग्स में पानी का कलेक्शन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हीमोथोरैक्स। देखो, हीमो का मतलब ब्लड, थोरैक्स का मतलब होता है अपनी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी या फिर छाती बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ों के अंदर किसी भी इंफेक्शन की वजह से यदि रक्त का कलेक्शन होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीमोथोरैक्स, यानी कि रक्त का कलेक्शन फेफड़ों में होना, फेफड़ों में होना, क्या बोलेंगे उस टर्म को, किस नाम से, हीमोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स का मतलब होता है पस या फिर मवाद का कलेक्शन यदि फेफड़ों में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पायोथोरैक्स, यानी कि पस का कलेक्शन फेफड़ों में होना। क्लियर है। तो यहां से तीन वर्ड आए। सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है, फेफड़ों के अंदर पानी भरना या पानी का कलेक्शन होना। ब्लड का कलेक्शन होगा तो हीमोथोरैक्स बोलेंगे। अगर पस का, मवाद का कलेक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, इसको पायोथोरैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है यहां पर फोटोफोबिया। देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति को लाइट से डर लगता है, ठीक है, यानी कि लाइट में जाने से वो हिचकिचाता है या हेजिटेशन होता है, इसका मतलब लाइट के सामने वो नहीं जा पाता, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फोटोफोबिया, यानी कि लाइट से डर लगना, लाइट से व्यक्ति को डर लगना। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। नेक्स्ट वन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है ना, जैसे कुत्ते के द्वारा, कुत्ते के काटने की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं रेबीज। और रेबीज यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है, और यदि रेबीज से इन्फेक्टेड कोई भी कुत्ता यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर रेबीज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति को काटा है ना, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया, यानी कि व्यक्ति को पानी से डर लगना। ठीक है ना, कौन सी बीमारी के अंदर, यहां पर याद रखना, कुत्तों के काटने के वजह से, है ना, डॉग बाइट की वजह से, और जो बीमारी होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं। ठीक है, डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने की वजह से। एक और होता है कि सर्दियों के दिनों में ठंडे पानी से डर लगता है, इसकी वजह से नहीं ना पाते हैं डेली, है ना, तो वहां पर हाइड्रोफोबिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक कोई ना कोई इन्फेक्शन बीमारी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है, यहां पर डिप्लोपिया का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति, है ना, जैसे एक जगह के ऊपर देखता है, तो अगर एक साथ दो चीजों के ऊपर फोकस करता है ना, एक साथ दो वस्तुओं के ऊपर यदि वो आंखों के द्वारा फोकस अटेंशन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, है ना। यहां पर एक वर्ड में लिख रहा हूं मैं, डबल विजन। डबल विजन का मतलब क्या होता है, एक साथ दो वस्तुओं पर फोकस करना, फोकस करना, है ना। आई साइट के द्वारा आंखों से एक साथ, है ना, दो वस्तुओं के ऊपर फोकस कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल विजन या फिर डिप्लोपिया। इसके बाद में आता है निस्टैग्मस, है ना। ये वर्ड है, इसको मैं बोल रहा हूं निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है, जो अपनी आईबॉल होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र की कोई ना कोई बीमारी होती है, इसकी वजह से, यानी कि न्यूरोलॉजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से जो हमारी आंखें है ना, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाती और अपने आप ही जो आईबॉल है वो हिलता रहता है ना। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, निस्टैग्मस। इसका मतलब होता है अपने आप आईबॉल का हिलना, और अंग्रेजी में बोले तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आईबॉल। ठीक है, मतलब आंखों का, सॉरी, आंखों का नहीं, आईबॉल का, आईबॉल का अपने आप हिलना, कंटिन्यू। ठीक है ना, आंखों का अपने आप हिलना, अपने आप बिना कोई कंट्रोल के अपने आप यदि आईबॉल कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है तो क्या बोले, निस्टैग्मस। ठीक है, इसके बाद में आता है कैटरेक्ट। बुढ़ापे के अंदर आंखों के लेंस है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आंखों में लेंस का धुंधलापन होना, लेंस का धुंधलापन होना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। और मोस्टली कब होता है, मोस्टली इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कैटरेक्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है सीओपीडी। सीओपीडी की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, यहां से आएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म भी याद रखना सीओपीडी की, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक यदि कोई स्मोकिंग करता है, कोई व्यक्ति बीड़ी वगैरह पीता है, इसकी धूम्रपान करता है, उसकी वजह से उसके लंग्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज, सबसे ज्यादा कारण, है ना, मोस्ट कारण क्या है, तो वो होगा धूम्रपान। ठीक है ना, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जो स्मोकिंग होती है, इसका मेन कारण होता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, सीओपीडी का मेन कारण क्या होता है, तो वो होता है कई सालों तक, लगभग 10 साल से ज्यादा अगर व्यक्ति धूम्रपान करता है तो बुढ़ापे के अंदर सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेटिनल लेयर, है ना। रेटिना लेयर ये क्या होता है, हमारी जो आंख होती है ना, ये बिल्कुल बॉल की तरह गोल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 लेयर होती है। ठीक है, तो सबसे जो अंदर की जो लेयर होती है, परत होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिनल लेयर। क्या होता है, जब भी हम देखेंगे ना, तो वस्तुओं का प्रतिबिंब कौन सी लेयर पर बनता है, तो रेटिनल लेयर पर बनता है। तो याद रखना, आंख के अंदर वस्तुओं का जो रियल प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कौन सी लेयर पर बनेगा, रेटिनल लेयर पर। आंखों में वस्तुओं का रियल प्रतिबिंब, है ना, कौन सी लेयर पर बनता है, रेटिनल लेयर पर बनता है। क्लियर है, रेटिनल लेयर पर बनता है। तो रेटिनल लेयर के अंदर पूछा जा सकता है कि बाहर से जैसे हम देखेंगे किसी वस्तु को, कैसे देख पाते हैं, जब रेटिनल लेयर के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है एक टेस्ट का नाम है जिसका नाम है एलाइजा।
ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां से आ जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। याद रखिएगा ये एक लेबोरेटरी टेस्ट का नाम है एलाइजा, ठीक है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा, अगर पानी का कलेक्शन होता है फेफड़ों में दैट इज प्लूरल इफ्यूजन, ब्लड का कलेक्शन होता है हीमोथोरैक्स, पस का कलेक्शन होता है पायोथोरैक्स, अगर किसी को लाइट से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोफोबिया, पानी से डर लगता है तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है? जिस व्यक्ति को इन्फेक्टेड यानी कि कुत्ता अगर काट लेता है, रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता, ठीक है ना। इसके बाद डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, एक साथ दो वस्तु के ऊपर अपना फोकस मेंटेन करना। निस्टैग्मस का मतलब क्या हो गया? अपने आप आई बॉल का कंटिन्यू हिलना। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? लेंस का धुंधलापन। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और रेटिनल लेयर है जिसके ऊपर रियल प्रतिबिंब बनता है। और एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, जो हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, उन ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए कौन सा माध्यम होता है? ब्लड के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। तो उनमें से कौन सी सेल का मेन कार्य होता है ऑक्सीजन को आगे की तरफ लेकर जाना सेल की तरफ? तो वो होती है कौन सी? आरबीसी सेल, है ना, बताया था, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। आरबीसी सेल का मेन काम क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल या कोशिका तक पहुंचाना, ठीक है। एक तो मेन काम ये हो गया। और आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, समझना यहां से थोड़ा सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ये क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। क्लियर है? ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होकर और सेल तक पहुंचेगी, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है, प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया? मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी सेल चाहिए? आरबीसी। आरबीसी तो सेल है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है? इसके ऊपर होता है क्या? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और फिर लेकर जाएगा, ठीक है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो नॉर्मल लेवल कितना होता है हीमोग्लोबिन का? तो मेल के अंदर तो होता है ये 13 to 15 ग्राम पर डीएल। पर डीएल का मतलब होता है एक डीएल बराबर 100 ml। याद रखना, एक डीएल में कितना होता है? 100 ml। तो 100 ml ब्लड के अंदर 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है मेल का। और फीमेल का यदि अपन बात करें तो 12 से 14 ग्राम पर डीएल, है ना। और यदि न्यूबॉर्न का हम बात करते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर तो ये होता है 18 ग्राम पर डीएल। ये होता है हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल। यदि किसी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का लेस देन 10 ग्राम पर डीएल, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का 10 ग्राम पर डीएल अगर इससे हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एनीमिया, रक्त की कमी हो गई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का लेवल कितना हो जाएगा? लेस देन 10 ग्राम पर डीएल, अगर इतना हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनीमिया, रक्त की कमी, ठीक है। ये तो हो गया आरबीसी। और दूसरी सेल आती है डब्ल्यूबीसी, है ना। इसका मेन काम क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना, शरीर को
रोगों से बचाना, इसका मेन काम होता है। ठीक है। तीसरी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, ठीक है ना। तो इस प्लेटलेट का मेन काम क्या होता है? शरीर में घाव होने पर रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। क्लियर है? ये है प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन। ठीक है। अब हम यदि अपन बात करें, जो ब्लड बैंक होता है ना, उसके अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है, तो उस ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करने के लिए एंटीकोगुलेंट होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो यहां से जो ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए एक तो ईडीटी एथाइल डाइटेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है, ईडीटी और सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट होते हैं। ईडीटी और सिट्रेट एंटी कोएगुलेंट होते हैं। क्लियर है? और यहां से यदि हम देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर आवाज का प्रोडक्शन है ना, व्यक्ति बोलता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आवाज का प्रोडक्शन हमारे शरीर के कौन से अंग के द्वारा होता है? दैट इज लैरिंग्स, है ना। आवाज का प्रोडक्शन लैरिंग्स के द्वारा होता है। ठीक है। यहां से हमने देखा कि आवाज का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? लैरिंग्स के द्वारा होता है। ठीक है। यहां से हमने देखा इंपॉर्टेंट, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। मेन फंक्शन देखे, ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड स्टोर होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से ईडीटी और सिट्रेट, ये केमिकल मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड खराब नहीं होता। और हमारे शरीर के अंदर वॉइस प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है? दैट इज लैरिंग्स। ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नोट्स को मेंटेन करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। बहुत जल्दी एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।